नमस्कार, मैं आकाश पाठक आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और आज एमपीपीएससी 2022 के डिलीट प्रश्न के संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा यहाँ पर। आप लोगों को अवगत है कि एमपीपीएससी 2022 के डिलीट प्रश्नों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रश्नों को चैलेंज किया गया है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में भी चैलेंज किया गया था, जिसके संबंध में दो पिटीशन पे अभी हाल ही में जजमेंट आया हुआ है, जिसमें इंटरिम ऑर्डर जारी किया गया है और उसके माध्यम से लगभग 71 याचिकाकर्ता जो थे 71 पिटिशनर्स, उनको एमपीपीएससी 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम आदेश जारी किया गया है। इसी संबंध में हम आज चर्चा करेंगे एडवोकेट जयेश गुरनानी सर से, जो कि एडवोकेट विभोर खंडेलवाल सर के साथ में हैं और इस केस में पैरवी कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर करेंगे, चाहे वो प्रोविजनल वाले हों, चाहे वो फॉरेस्ट वाले हों, या फिर वर्तमान में जो प्री में डिस्क्वालीफाइड हैं, उन तीनों बिंदुओं पर हम विस्तृत रूप से यहाँ पे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। बिल्कुल। और पहला सर हमारा प्रश्न इसके संबंध में है कि जो ये केस लगा है एमपीपीएससी के डिलीट प्रश्नों को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा संशय बना हुआ था कि अभी तक एमपीपीएससी जो प्रश्नों को डिलीट करता है उसमें उसके बाद वो बढ़ते नहीं हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन ऐसे में छात्र लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि जब सही प्रश्न भी डिलीट कर दिए जाते हैं। तो इसको जब आपके माध्यम से चैलेंज किया गया यहाँ पे कोर्ट में इसमें क्या बहस और क्या तर्क रखे आपने वर्तमान में, जिसमें अंतरिम राहत आपको मिली हुई है 71 बच्चों को? देखिए, प्रश्न डिलीट करना एक बात है और जो डिलीट किया है क्या वह सही किया है या गलत किया है, ये अपने आप में एक अलग बात है। ऐसे ही किसी प्रश्न को डिलीट नहीं किया जा सकता। डिलीट करने का एक क्राइटेरिया सेट है कि यदि कोई भी जो उत्तर जो थे प्रश्न के, यदि उनमें से एक भी सही नहीं है चारों ऑप्शंस में जी, तो ही उस प्रश्न को आप डिलीट कर सकते हैं। जी, तो ये जो चीज़ है, यह जो दोनों प्रश्न जिस हिसाब से डिलीट हुए हैं जी, उसमें ये लागू नहीं हुई जी। और इसी को हमने कोर्ट में उठाया, जिसको कोर्ट ने मान्य किया। यानी एमपीपीएससी का जो डिलीट करने का जो नियमावली है, आपने कहा कि उसके अनुसार आपने वहाँ रखा, उसमें वो नियमावली के ऊपर नहीं उतरते हैं। नहीं उतरते हैं। उसमें प्रावधान है कि तभी डिलीट करेंगे जब ऑप्शन ना हो, बिल्कुल। और आपने वहाँ पे कहा कि ऑप्शन था। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। इसमें एक चीज़ को लेके एक्सपर्ट कमेटी की बात की जा रही है। अभी 27 सितंबर को जब इसकी सुनवाई हुई, तो क्या एमपीपीएससी ने वहाँ पर अपनी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट रखी? क्या तर्क उसको लेकर उन्होंने किए हैं? इसको यहाँ पे पॉज कर लेंगे, सेकंड प्रश्न से अपन नया सेकंड सर, यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि जो 27 सितंबर को सुनवाई हुई थी, उसमें क्या एमपीपीएससी ने अपनी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट दी और उन्होंने क्या तर्क रखे एक्सपर्ट कमेटी को लेकर, और क्या उन्होंने इसको अंतरिम राहत को रद्द करने की मांग की थी, और आपने फिर क्या तर्क दिए? इस विषय के बारे में क्या चर्चा हुई, क्योंकि स्टूडेंट जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में। देखिए, एक्सपर्ट कमेटी की जहाँ तक बात आती है तो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट तब लाजमी है या उसका औचित्य तब आता है जब कोई सब्जेक्टिव एग्जाम हो। जब कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें एमसीक्यू है तो उसके डायरेक्ट उत्तर जो रहते हैं वह उसमें प्रेजेंट है, वह उसमें दिए हुए हैं। तो इसमें कोई एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता है ही नहीं, सबसे पहली बात। और एमसीक्यू जो एग्जाम होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होती है, उसका एक बेसिक एक प्रिंसिपल है कि उस उत्तर को सही माना जाता है जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी रखता है। ओके। तो इसी हिसाब से जो दो क्वेश्चन डिलीट किए गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ एक मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और एक क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड, जी। तो जो दोनों ही प्रश्न हैं उनके उत्तर जो है वह उसमें मौजूद थे। ओके। बच्चों ने चूज भी किए थे। यस सर। एमपीपीएससी ने भी उसको प्रोविजनल लिस्ट में माना था। यस सर। कोई नई कहानी तो है नहीं। पर जब फाइनल आंसर की आती है तो एकाएक वो डिलीट हो जाते हैं और 4 मार्क्स का जो अधिकार उन छात्रों का था जिन लोगों ने वो जो क्वेश्चन है उनका जवाब सही दिया था, वो उनका अधिकार जो है एक तरीके से स्नैच कर लिया जाता है एमपीपीएससी के द्वारा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें यदि नियरेस्ट ऑप्शन भी है तो वही ऑप्शन आंसर माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि यहाँ पर तो एग्जैक्ट आंसर थे। बिल्कुल। तो इसके आधार पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट,
तो क्या एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद भी इसमें इंटरिम रिलीफ दी गई है? देखिए, एक्सपर्ट कमेटी भगवान नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा अगर कोई ओपिनियन दी गई है जी। तो वो अनडिस्प्यूटेड नहीं है, उसको भी डिस्प्यूट किया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी में कौन एक्सपर्ट है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी जो ओपिनियन है उसका आधार क्या है, ये सारी चीजें जो है ये हम उठा सकते हैं। एक्सपर्ट कमेटी आर्बिट्री अगर कोई फाइंडिंग दे दे तो उसे मान्य थोड़ी किया जा सकता है। उसी के लिए तो न्यायालय जो है चेक एंड बैलेंस के लिए मौजूद है। यानी एक्सपर्ट कमेटी सर्वोपरि नहीं है, यदि वो गलत है तो हम उसको भी बिल्कुल चैलेंज। बिल्कुल। तो क्या आप अपनी पिटीशन में जो है एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं वहाँ पे? एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है वह किस आधार पर है, और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट चैलेंज नहीं होगी, चैलेंज तो रिजल्ट होगा। जी जो रिजल्ट आया है जी जिसमें कि जो 2 डिलीटेड क्वेश्चन है जी। उनके मार्क्स ना जोड़ते हुए जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट चैलेंज होगा। रिजल्ट जो है वो एक्सपर्ट कमेटी की ओपिनियन के आधार पे, तो रिपोर्ट कभी चैलेंज नहीं होती है। ओके। रिपोर्ट को मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ेगा जी और अगर माननीय न्यायालय ये मानता है जी कि हाँ ये रिपोर्ट जो है गलत है, इसके आधार गलत जी। है और इस रिपोर्ट के आधार पर जो रिजल्ट इशू हुआ है वो गलत है, तो वो रिजल्ट क्वेश्चन करके एक फ्रेश रिजल्ट जो है, रिवाइज रिजल्ट जो है वो इशू करने के लिए पीएससी को डायरेक्ट करेगी। ओके। अच्छा, इसमें दो प्रश्न आते हैं कि अभी वर्तमान में देख रहे हैं हम कि कई छात्रों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या इसका लाभ जो अभी राहत मिल रही है सभी बच्चों को मिलेगा या सिर्फ पिटिशनर को मिलेगा? देखिए, वर्तमान में अधिकार उसी को मिलते हैं जो वो मांगता है। तो जो पिटिशनर बन के अपना अधिकार मांगता है जी। उसी को अधिकार मिलेगा। ओके। ये एक बहुत सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। तो जिस भी व्यक्ति ने पिटीशन दायर की है, जो उसमें पिटिशनर है, उसी तक ये राहत सीमित होगी। ओके, यानी सिर्फ पिटिशनर को ही Petitioner, राहत मिलेगी? सिर्फ petitioner। अच्छा, इसका जैसे जब भी फाइनल जजमेंट आता है तो क्या उसके बाद में भी पिटिशनर को ही रहेगा या फिर ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सबके लिए कर... वो फाइनल जजमेंट जब आएगा तो फिर अपन अंदाजा नहीं लगा सकते कोर्ट जी, क्या उसमें क्या रिलीफ हाँ, देगा। जी बिल्कुल। लेकिन वर्तमान में जो दायर की जा वो रही है सिर्फ पिटिशनर पर किसी ओनली पिटिशनर, यानी कि जो भी पिटिशन लगाएगा सिर्फ उसी को ही बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। ओके। तो अभी जैसे 71 कैंडिडेट्स की इंटरिम रिलीफ मिली हुई है, अभी इसके अलावा और पिटिशन लग रही हैं? जिस प्रकार से छात्र जुड़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार से छात्र आते जा रहे हैं जी। तो उनकी मदद के स्वरूप जितना भी हो सकता है हम हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हो। जितने लोग आएंगे जी। उनकी हम मदद करेंगे और उनकी तरफ से पिटिशन दायर करेंगे। यानी जो भी अभी छात्र नहीं आए हैं, यदि वो पिटीशन लगाना चाहते हैं, एक या दो क्वेश्चन से जिनका प्रीलिम्स डिस्क्वालीफाइड हो गया है तो वो अभी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा। सेकंड सर, इसमें प्रश्न ये है कि ये तो बात हो गई है जो एक या दो क्वेश्चन से डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन अब हम बात करते हैं जो प्रीलिम्स में प्रेजेंट में क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपको जानकारी होगी कि एमपीपीएससी का जो रिजल्ट है वो 87-13% नाम के एक फॉर्मूले में बनता है और उसके अनुसार 13% का जो है वो प्रोविजनल है। तो कई छात्र जो हैं वो एक या दो क्वेश्चन के वजह से मेरिट में प्रोविजनल में आ गए, यानी मेन लिस्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो क्या आप उनके संदर्भ में भी केस लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो प्रोविजनल से मेन लिस्ट में जाएं? ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग उन्होंने अप्रोच किया है जी। तो उनके लिए भी हम जो है पिटीशन लगाएंगे जी। ताकि जो लोग प्रोविजनल लिस्ट में हैं जी। वो लोग मेन लिस्ट में ट्रांसफर हो पाए। जी। क्योंकि वो मेन लिस्ट में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो जो 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए उसके मार्क्स उन्हें नहीं मिले। जी। तो जब वो मार्क्स अगर यदि उन्हें मिल जाएंगे तो उनका स्कोर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो प्रोविजनल की जगह मेन लिस्ट में आ जाएंगे। और चूंकि जीएडी डिपार्टमेंट जो है मध्य प्रदेश का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और उसने एक नोटिफिकेशन जारी करके बोला था कि जो व्यक्ति मेन लिस्ट में वो प्रोविजनल में नहीं जा पाएगा और जो प्रोविजनल वाला है वो मेन में नहीं जा पाएगा। जिसको चैलेंज किया था जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, जबलपुर खंडपीठ ने उसे नोटिफिकेशन को वैलिड भी माना। जी। तो आज की तारीख में यदि जो प्रोविजनल लिस्ट में है जी वो मेन में नहीं जा पाता है, ओके, और जो मेन में वो प्रोविजनल में नहीं जा पाता है, तो ये अपने आप में एक अद्भुत लड़ाई है जिसका पूरा का पूरा जो डिपेंडेंस है वो उस पिटीशन पे है जो कि 27% आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग को दिया गया था जी। उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जी। तो जो प्रोविजनल है, प्रोविजनल का पूरा भाग्य ही उसके ऊपर निर्भर करता है। और यदि आप मेन में आ गए
जी। तो आप एक तरीके से, आप अगर अपन इसको सरल भाषा में देखें तो आपकी टिकट कंफर्म है, और जी। नहीं तो आप रिजर्वेशन में पड़े हुए। ओके, यानी कि 87% में है तो आपका रिजल्ट्स भी आएगा, सारी चीजें बिल्कुल आएंगी, और बिल्कुल 13 में है तो आपका पेंडिंग में पेंडिंग पड़ा में हुआ है। पड़ा रह ओके। सकता है, सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ दोस पिटीशन which have challenged 27% रिजर्वेशन। 5901 पिटीशन नंबर है, जो ओबीसी रिजर्वेशन है, उस पर डिपेंड करेगा, उसके जजमेंट पे आएगा। ओके। सर, तो ये जो आप पिटीशन दायर करने जा रहे हैं प्रोविजनल टू मैं, इसकी अलग पिटीशन दायर होगी? जी अलग होगी, सेपरेट? इसके अलग। और इसकी प्रेयर होगी कि फाइनल यदि हमारे क्वेश्चन सही माने जाते हैं तो अभी हमारा यदि मेन लिस्ट में होता है तो हमको मेन लिस्ट में शामिल किया जाएगा। एमपीपीएससी फिर इनको माइग्रेट करेगा या पूरा कैसे सिस्टम होगा? इनके या तो फ्रेश फॉर्म भरवाए जाएंगे ओके। मेंस एग्जामिनेशन के, या फिर ये हो सकता है कि जो उनका पुराना जो प्रोविजनल का फॉर्म है उसे ही मेन का मानते हुए इनको माइग्रेट करते हुए 87% में ट्रीट किया जाए। जो ट्रीटमेंट उनको मिलेगा 87% वालों को वही मिल जाएगा। जी, यानी कि अभी जैसे जो लोग अभी प्रोविजनल से दे रहे हैं, यदि उनका प्रोविजनल से मेंस हो भी जाता है प्रेजेंट में, और कोर्ट का वर्डिक्ट बाद में आता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कोर्ट फाइनल इस पे 2 क्वेश्चन आपके सही मान रहा है कि नहीं, उसके बाद भी हो जाएगा, है ना, उसके बाद इनको माइग्रेट किया जा सकता है। कोर्ट के आदेश जैसा भी रहेगा तो उस हिसाब से। ओके। और तीसरा सर, इसमें प्रश्न है कि कुछ छात्र हैं, एमपीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें स्टेट सिविल सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस दोनों की होती है। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस, इनके दोनों के पेपर जो होते हैं एक साथ होते हैं और उनकी एक साथ मेरिट बनती है। ऐसी स्थिति में फॉरेस्ट में कई छात्र जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन से रह गए हैं वर्तमान में। क्या वो भी इन 2 प्रश्नों को, डिलीट प्रश्नों को चैलेंज करके लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, जो 1 या 2 क्वेश्चन से रह गए हैं फॉरेस्ट के कट ऑफ में? बिल्कुल कर सकते अच्छा, तो जो फॉरेस्ट वालों की पिटीशन आप दायर करेंगे तो क्या वो पिटीशन अलग रहेगी या इसी में रहेगी? हैं, वो अलग पिटीशन रहेगी, एमपी वो फॉरेस्ट की? एग्जाम अलग हो गई एक तरीके हाँ, से। अलग डेट पर है उससे उसके एग्जाम को? रूल्स अलग है, रेगुलेशन अलग है जी। डेट्स अलग है जी। कैंडिडेट्स अलग हैं जी। स्कोर कार्ड अलग है, एडमिट कार्ड अलग है, जी। सारी चीज़ें अलग है, तो सेपरेट पिटीशन होगी। सेपरेट पिटीशन होगी उसमें। ओके। इसको इसी में फॉरेस्ट वाले पेपर से ये क्वेश्चन और था कि फॉरेस्ट में एक पैसेज पूछा गया था और उस पैसेज के क्वेश्चन दिए गए थे। एक क्वेश्चन था उसमें कोरल रीफ को लेके कि क्लाइमेट चेंज जो होता है या ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे कोरल रीफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एमपीपीएससी ने अपने आंसर में उसको दिया है कि इससे कोरल रीफ मजबूत होती है, जो कि बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इतना सामान्य सा प्रश्न था और उसका उत्तर उसमें दिया भी गया कि वो कमज़ोर हो जाती है इसकी वजह से। इस प्रश्न को भी वो लोग कह रहे हैं कि इसको भी चैलेंज किया जा सकता है जो फॉरेस्ट की पिटीशन रहेगी, क्योंकि इसका लाभ जो होगा वो फॉरेस्ट वालों को मिल सकेगा। तो इसमें क्या ये 2 प्रश्न को लेके जो फॉरेस्ट वाले पिटीशन लगाएंगे, क्या वो ये तीसरा प्रश्न भी शामिल कर सकते हैं? ये तीसरे प्रश्न में सभी पिटीशनर आ सकते हैं या वही अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं तीसरे प्रश्न के लिए जिन्होंने आयोग में आपत्ति दर्ज कराई हो? देखिए, इसकी एक प्रक्रिया होती है। जब प्रावधिक उत्तर कुंजी आती है तो प्रावधिक उत्तर कुंजी और अंतिम उत्तर कुंजी के बीच की एक प्रोसेस होती है जी। जिसमें कि पीएससी दावे आपत्ति इनवाइट करता है। यस सर। तो यदि जिस व्यक्ति ने ये आपत्ति ली होगी कि ये जो प्रश्न है इसका उचित उत्तर ये नहीं, ये होना चाहिए, वही व्यक्ति जो है एंटाइटल्ड है पिटीशन लगाने के लिए। ओके, यानी कि इसमें वही वरना ये व्यक्ति कोर्ट में बात जरूर आएगी। हम्म, अगर कोर्ट नहीं पूछता है तो पीएससी के वकील जो है वो जरूर इसको उठाएंगे कि जो भी पिटिशनर है उसने आपत्ति फाइल नहीं करी। जी। तो एट दैट मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ही वाज नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन, जो कि हमने टाइम दिया था, जो कि हमने टाइम दिया था 7 दिन का। Yes. तो वो एक पॉइंट जो है जी, वो एक आएगा। जरूर आएगा, तो इसलिए वही लोग पिटीशन लगाएं। इन 2 प्रश्न जो डिलीट प्रश्न है इन पे नहीं आएगा क्योंकि ये पहले प्रोविजनल में सही थे, ये तो प्रोविजनल में और सही थे। फाइनल में डिलीट किया। ये यानी कि जो प्रश्न हम नया शामिल करना चाह रहे हैं फॉरेस्ट वाली में, कोरल रीफ का प्रश्न, तो इसमें कोरल रीफ के प्रश्न के साथ वही विद्यार्थी आ सकते हैं जिन्होंने आवेदन दायर किया था आयोग में। ओके। ये तो सर प्रश्न थे छात्रों की तरफ से। अब जो अंतिम प्रश्न है वो ये है सर कि जिन 2 प्रश्नों के ऊपर आप इसमें पैरवी कर रहे हैं, छात्रों के मन में ये प्रश्न है कि अभी वर्तमान में हमको इंटरिम रिलीफ मिली हुई है
फाइनल के लिए भी लड़ाई जारी है। तो क्या हमारे पास में इसके संबंध में तथ्य हैं, क्या प्रमाण है हमारे पास में, और किस तरीके से हम मजबूती से इसमें लड़ रहे हैं, किन आधारों पर आप लड़ रहे हैं अभी वर्तमान में कोर्ट में? देखिए, अगर आप उन प्रश्नों को देखेंगे, पढ़ेंगे, बड़े डायरेक्ट प्रश्न हैं जी, बहुत सिंपल से प्रश्न। जी, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ, जी, जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ, जी, सिंपल से क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर उनका मौजूद है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर जो है वो उसमें ऑप्शंस में दिया हुआ है। अब बात ये आती है कि आप कैसे बताएंगे कि यही उसका एकमात्र उत्तर है जो कि बच्चों ने टिक किया है। जी, अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट में एनसीईआरटी की जो किताब है जी, उसमें दिनांक दी हुई है। जी, यदि वो मान्य नहीं है तो फिर क्या मान्य है? दूसरी बात, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्रालय है, मंत्रालय ने जब 75th एनिवर्सरी मना रहे थे 2 तारीख दी हुई है, लोकसभा सचिवालय के वो भी जारी है। सचिवालय की तारीख है। जी, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? जब मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन के यदि गठन की हम बात करते हैं तो गजट नोटिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन की साइट पे डेट डली हुई है। जी, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और क्या प्रमाण हो सकता है? और यदि ये उत्तर सही नहीं है तो फिर पीएससी बता दे सही उत्तर क्या है। जी। वहाँ सर 2 शब्दों को लेके बड़ा उसमें संशय बना हुआ है, चूंकि अस्तित्व में पूछा था उन्होंने, अस्तित्व और गठन को लेके। तो क्या आपने इसके संबंध में कोई तर्क रखे कि जिस दिन से गठन हुआ उसी दिन से अस्तित्व में आया? देखिए, क्या होता है कि शब्दों के जाल के कारण आप किसी को न्याय से वंचित नहीं रख सकते। राइट। तो कोर्ट भी इस बात को समझता है, इसीलिए उसने इंटरिम राहत दी है। यानी कि इन 2 प्रश्नों पर इंटरिम राहत अभी मिली हुई है, बिल्कुल। और इसमें आपके पास में भारत सरकार के कई मंत्रालय के प्रमाणों के साथ में आप गए हैं, एनसीईआरटी की बुक के साथ गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर के लेटर भी आपने उसमें लगाए हुए हैं जो लिखे गए थे। ओके, सो इन प्रश्नों पर जानकारी के लिए हमने सर से समय मांगा था, ताकि एक सही विधिक राय आप तक पहुंच सके, विधिक जानकारी आप सभी तक पहुंच सके, और इस केस के संदर्भ में और भी जितनी जानकारी होगी समय समय पर हम आपको अवगत करा देंगे। अभी आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि 3 तरीके की पिटीशन लगी हुई हैं या लगने जा रही हैं। पहला, जो अभी प्री में डिस्क्वालीफाइड हैं, 1 या 2 क्वेश्चन डिलीटेड की वजह से, उनकी पिटीशन में 2 पिटीशन पे इंटरिम रिलीफ मिल चुकी है, तीसरी पिटीशन फाइल की जा रही है। दूसरा, एमपीपीएससी में जो प्रेजेंट में प्रोविजनल लिस्ट में है, ऐसे छात्रों को मेन लिस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए भी एक नई पिटीशन दायर की जा रही है, जिसमें जो भी लोग फाइनल जजमेंट के बाद में कट ऑफ क्लियर करते हैं मेन लिस्ट का, उनको माइग्रेट किया जाएगा। तीसरा, एमपी फॉरेस्ट के जो छात्र जिनका एमपी फॉरेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन से रह गया है, उनकी एक अलग से पिटीशन दायर की जाएगी, और उसमें कोरल रीफ वाला प्रश्न भी उन छात्रों का शामिल कर लिया जाएगा जिन्होंने आयोग में आपत्ति दर्ज कराई थी, उसका उनके पास प्रमाण होगा, और उस प्रमाण को लगाते हुए कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। इसके अलावा अन्य जो भी जानकारी होगी आपको हम समय समय पर सूचित कर देंगे। तो जो भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो जो मेरा ग्रुप बना हुआ है उसमें जुड़कर, या मेरा जो नंबर है 9575476341, मैं रिपीट कर देता हूँ, 9575476341, इस पर मुझे मैसेज करके अपने नाम के साथ में आवश्यक दस्तावेजों की डिटेल्स भेज सकते हैं, और आपका याचिका में नाम शामिल हो जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर इतना समय दिया है यहाँ पे, और छात्रों के मार्गदर्शन में उनको विधिक राय दी, इसके लिए हम आभारी हैं। आवश्यकता पड़ेगी आगे भी तो आपसे आग्रह रहेगा जी, कि आप समय निकालें। थैंक यू सो मच।